हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी विद साहनी में। हमारी जो एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, आज या कल इसकी क्या होगी, लास्ट वीडियो आएगी और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था और इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इसको आप पूरा देखिएगा, इसे मिस मत करिएगा और इससे आपके मान के चलिए 15 से 20 प्रश्न कहीं नहीं गए, आने ही आने हैं। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं और इसी से संबंधित आपसे पूछे जाएंगे या इससे संबंधित मिलते जुलते आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इसको आप पूरी देखिएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद एक वीडियो और आएगी और उसके बाद अगर आप इन सीरीज को अगर अच्छे से देख लेते हैं तो मान के चलिए आपका जो सामान्य अध्ययन का जो 50 नंबर का आता है उसमें से 40 से 45 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक हो गया। तो शुरू करते हैं। इसके बाद एक वीडियो और आएगी, आप उसको भी पूरी देखिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि ये प्रश्न हमारा पिछली वीडियो में भी हमने बताया था इसको। क्योंकि क्या होता है कि जो राज्यसभा है वह एक अस्थायी सदन कहा जाता है इसको, ठीक हो गया। यह कभी भंग नहीं की जाती, ठीक हो गया, यानी कि कभी भंग इसको नहीं किया जा सकता है। और इसके जो सदस्य होते हैं इनका चुनाव क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो सदस्य होते हैं वह रिटायर होते जाते हैं और इसमें क्या होता है वह बढ़ते जाते हैं। यानी कि यह एक क्या है, अस्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जाता, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा है, संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि कौन सी ऐसी चीज है किस आधार पे संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं, लोकसभा तथा राज्यसभा के साधारण बहुमत से किया जा सकता है, ठीक हो गया। बी है संसद सदस्यों के 2/3 यानी कि विशेष बहुमत से, ठीक है, किया जा सकता है। संसद सदस्यों के 2/3 वह राज्यों के 1/3 बहुमत से, ये भी किया जा सकता है। तो डी है जनमत संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह से कभी भी संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक हो गया। ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो हमारे संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 368 के तहत की जाती है। वह किसके तहत, अनुच्छेद 368 के तहत, ठीक हो गया। तो हम इसमें क्या हो गया, एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखते हुए चलेंगे, ठीक है। और हम इसमें प्रश्न के उत्तर ही देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि क्या है कि अगर हम प्रत्येक ऑप्शन को देखेंगे तो वीडियो क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, ठीक हो गया। एक तो आज क्या है, हम हिस्ट्री का भी और पॉलिटी का भी क्या करेंगे, एक साथ एमसीक्यू देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया, ठीक हो गया। तो भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था वह किया गया था 1962 में, ठीक है। जब चाइना के द्वारा क्या किया गया था, भारत पर युद्ध किया गया था, यानी कि भारत पर आक्रमण किया गया था, तब पहली बार भारत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था 1962 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया, ठीक हो गया। तो अब इसमें दिया गया है ऑप्शन 26 जनवरी 1950। तब क्या हुआ था, हमारे देश में जो संविधान था उसे पूर्ण रूप से लागू किया था। लेकिन इसका कहने का मतलब कि कब अंगीकृत किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को भारत क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो इसमें कब अंगीकृत किया गया था कह रहा है, तो जो अंगीकृत किया गया था वह किया गया था 26 नवंबर, ठीक हो गया, 26 नवंबर 1949 को, ठीक हो गया। 1949 को क्या किया गया था, हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक हो गया। और इसी दिन क्या हो गया था, हमारे कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो स्वतः ही लागू हो गए थे, जैसे तदर्थ संसद होगी और क्या कहते हैं, नागरिकता होगी, चुनाव हो गए। कुछ ऐसे प्रावधान थे जो क्या हो गए थे, स्वतः इसी दिन से लागू हो गए थे जब अंगीकृत हुआ था, कब, 26 नवंबर 1949 को, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक हो गया। तो जो अंगीकृत किया गया था वह किया गया था 26 नवंबर 1949। प्रश्न नंबर 5 है, हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की थी, यानी कि हमने जो हमारे संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद
12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक और भाग 3 में, ठीक हो गया, किसका मूल अधिकारों का वर्णन है। तो यह किस राष्ट्र से लिए थे, यानी कि किस देश के संविधान से लिए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक हो गया, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? यूएसए, ठीक हो गया, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से क्या किया गया था, जो मूल अधिकार हैं वह लिए गए हैं, ठीक है। और इसमें अन्य ऑप्शनों को भी देखते हैं हम, जैसे यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन जो है वो वहाँ से लिए गए थे संसदीय शासन, विधि का शासन, ठीक हो गया, विधायिका प्रक्रिया होगी, एकल नागरिकता होगी, मंत्रिमंडल प्रणाली होगी, परमाधिकार लेख हो गया, संसद के विशेषाधिकार हो गया और द्विसदन हो गया। ये लिए गए हैं कहाँ से? यूके के संविधान से। और कनाडा के संविधान से लिया गया है हमारा अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी, ठीक हो गया, और राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान हो गए, उच्च न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णय हो गया, ठीक हो गया, ये लिए गए हैं कहाँ से? कनाडा के संविधान से। उसके बाद है रूस के संविधान से। रूस के संविधान से जो लिए गए हैं हमारे संविधान में, वह लिए गए हैं मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में जो न्याय शब्द है, ठीक हो गया, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है, यह भी कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है, यानी कि सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है, ठीक हो गया, यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी कारणवश क्या होता है, खाली हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, त्यागपत्र देता है या उसका समय पूर्ण हो जाता है, 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसको क्या होता है कि 6 महीने के अंदर चुनाव कराना क्या होता है? अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 महीने। प्रश्न नंबर 7 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर यानी कि जम्मू तथा कश्मीर राज्य के विशेष अधिकार का दर्जा देता है? यह देता था, ठीक हो गया, देता था कब? 2019 तक। 2019 के बाद क्या किया गया? इसे समाप्त कर दिया गया था, तब था 370, ठीक हो गया। तो जो 370 है, धारा 370, यह 5 अगस्त सन 2000 में राज्यसभा में क्या किया गया था? इसको पेश करके, यानी कि राज्यसभा में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको क्या किया गया? समाप्त किया गया, ठीक हो गया। यह किसके द्वारा? राज्यसभा के द्वारा लाया गया था, कब? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। और इस आधार पर क्या किया गया था? इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, यानी कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को क्या किया गया है? 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो राज्यसभा होती है वह क्या होती है? स्थायी सदन होती है, यानी कि स्थायी सदन होती है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता है। और जो लोकसभा होती है वह अस्थायी सदन होती है और लोकसभा के कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक हो गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे, यानी कि 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति जो बनाए गए थे वह बनाए गए थे? मोहम्मद हामिद अंसारी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? ठीक हो गया, किस देश की देन है कह रहा है। जो सामूहिक जिम्मेदारी और मंत्रिमंडल पद्धति, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि किस देश से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं, ठीक हो गया। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या था कि मंत्रिमंडल पद्धति ली गई थी। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? ठीक हो गया। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वह थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? ठीक हो गया। तो अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद हो जाता है तो इसका जो निर्णय किया जाता है वह किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ठीक हो गया। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका क्या किया जाता है? विवादों का निर्णय किया जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 13, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है, ठीक है। 368 जो है वह हमारे संविधान में क्या है कि इसके द्वारा क्या किया जाता है? हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है।
ठीक हो गया। 368 के तहत हमारे संविधान में संशोधन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता की स्थिति में कौन राष्ट्रपति का पद संभालता है। तो ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति का पद संभालता है वह सर्वोच्च न्यायालय का CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश जो है वह क्या करता है, इस पद को ग्रहण करता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, यानी कि कौन मूल अधिकार नहीं है। कह रहा है समानता का अधिकार मूल अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार यह भी मूल अधिकार है। तो इसका सही उत्तर नहीं है कह रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद में भाग लेता है। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी सदन का अगर सदस्य नहीं है फिर भी वह संसद में भाग ले सकता है। कौन, भारत का महान्यायवादी। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी सदन में वह क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, परंतु वह वहाँ पर वोट नहीं दे सकता है। ठीक हो गया, यानी कि किसी भी प्रकार का वहाँ पर अगर कोई निर्णय लिया जा रहा होगा, अगर उसके लिए वोटिंग हो रही होगी तो उसके लिए वोटिंग में यह भाग नहीं ले सकता है, यानी कि वहाँ पर वोट देने का इसको अधिकार नहीं है, परंतु सदन में शामिल यह हो सकता है, भाग ले सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है। यानी कि अगर उसके कार्यकाल 5 वर्ष होता है भारत में राष्ट्रपति का, उसके कार्यकाल से पहले अगर उसको हटाना है तो उसको संसद में महाभियोग के द्वारा क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। और यह अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 में क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है। ठीक हो गया, मैंने राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट पर जाइए और वहां पर आपको राष्ट्रपति से संबंधित पूरी वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19, 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रखते हैं, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। ठीक हो गया, यानी कि 2 राष्ट्र क्या, यानी कि 2 राज्य क्या है कि 2 राज्य में एक ही लोक संघ लोक सेवा आयोग हो सकते हैं, कि राज्य लोक सेवा आयोग हो सकते हैं, 2 राज्यों की संयुक्त है। ठीक है, यह हमारे संविधान में अनुच्छेद 315 में इसका क्या है, वर्णन किया गया है कि 315 में बताया गया है कि 2 राज्यों की संयुक्त एक क्या हो सकती है, राज्य लोक सेवा आयोग हो सकती है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। यानी कि जो राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्ति है, राष्ट्रपति से संबंधित मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा इसे पूरी, कि उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ क्या क्या है, उसकी कानूनी मैंने सारी उसमें बताया हुआ है। ठीक हो गया, तो जो उसकी जो प्रशासनिक शक्ति में शामिल नहीं होती है, क्या होती है देखते हैं। ऑप्शन ए में है महान्यायवादी की नियुक्ति, यह सही है, वह नियुक्ति इसकी करता है, उसके प्रशासन की यह शक्ति है। लोकसभा का विघटन, ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा कि लोकसभा का विघटन वह नहीं करता है। ठीक हो गया, यानी कि उसकी प्रशासनिक शक्ति यह नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, सही है। वित्त आयोग का गठन करता है, यह भी क्या है, सही है, लेकिन उसकी प्रशासनिक शक्ति में यह शामिल नहीं है कि वह लोकसभा का विघटन करे। प्रश्न नंबर 21 है, भारत के वर्तमान में कौन राष्ट्रपति। ठीक हो गया, यानी कि उस टाइम का यह है, तो उस टाइम पर जो भारत के राष्ट्रपति थे वह कौन थे, वह थे, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रणब मुखर्जी। यानी कि उस टाइम पे कौन थे, प्रणब मुखर्जी थे। लेकिन वर्तमान में जो है अभी जो राष्ट्रपति हैं वह है द्रौपदी मुर्मू। ठीक हो गया, यह भारत में पहली आदिवासी महिला है। ठीक हो गया, और पेपरों में पूछा जाता है कि यह किस जनजाति से है, तो यह संथाल जनजाति से संबंधित है। कौन, द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी क्या है, वह महिला राष्ट्रपति है। और जो प्रथम महिला राष्ट्रपति थी वह कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक हो गया, और जो द्रौपदी मुर्मू है वह दूसरी महिला राष्ट्रपति है और वह संताल जाति से क्या है, संबंधित। उसके बाद है प्रश्न नंबर 22, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है। ठीक हो गया, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया हुआ है। हो गया, तो यह अनुच्छेद किसमें है, 50 में है। मैं भी बताया था मैंने 50-50, यानी कि अलग अलग किया गया है, तो न्यायपालिका को अलग और
कार्यपालिका को अलग, यानी कि 50-50 कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 50 में क्या हो जाएगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण, हो गया अनुच्छेद 50। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या को 2026 तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है, यानी कि 2026 तक क्या होगा कि न तो लोकसभा में न राज्यसभा में जो सदस्य हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। ठीक हो गया, ऐसी व्यवस्था की गई है। यह की गई है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन। यह हुआ था 2001 में। हो गया 2001 में 84वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें कहा गया था कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनकी संख्या 2026 तक क्या रहेगी, इतनी ही रहेगी। क्या कितनी, वह है 540 और हो सकती है 550। और राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या है वह है 245 और हो सकती है 250 तक हो सकते हैं। ठीक है क्या, और कहा गया है कि 2026 तक क्या होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह कहा गया था 84वां संविधान 1 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 24, राज्यपाल विधानसभा में एक तथा विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के लिए सदस्य मनोनीत करता है। ठीक हो गया, वह जो सदस्य मनोनीत करता है वह करता था कितना, 1/6। ठीक हो गया, लेकिन अब क्या कर दिया गया है, इसे जनवरी 2020 से, ठीक हो गया, जनवरी 2020 से, ठीक हो गया, जनवरी 2020 से 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019, ठीक हो गया, अधिनियम कब आया था, 2019 के तहत। ठीक हो गया, क्योंकि जनवरी 2020 से 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत क्या किया गया है, अब जो एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता था राज्यपाल, वह क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। ठीक हो गया, और जो लोकसभा में भी दो क्या होते थे, एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, वह भी अब क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो सत्य नहीं है कह रहा है, तो इसका देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह क्या है, सही है। संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया था, हो गया, तो अनुच्छेद 52 में इसका वर्णन किया गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति पर क्या होगी, निहित होगी। ठीक हो गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या है कि कौन सा सत्य नहीं है कह रहा है, तो संघ की कार्यपालिका प्रधानमंत्री निहित नहीं होती है, यह राष्ट्रपति पर निहित होती है। और प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, यह भी क्या है, सही है। प्रश्न नंबर 27 है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को कितने दिन अपने पास रख सकता है। ठीक हो गया, यानी कि उसका कोई समय नहीं है, अगर वह अपने पास रखना चाहे, अगर वह पॉकेट वीटो का प्रयोग करता है, अपने जो किसी भी कोई भी विधेयक है वो अपने पास क्या कर देगा, वो रख देगा, ना तो उसमें क्या करेगा, डिसीजन देगा, ना ही उसको क्या करेगा, वापस लौटाएगा। ठीक हो गया, और एक होता है कि अगर कोई विधेयक को अगर वो संशोधन के लिए भेजना चाहे तो वह लोकसभा में तुरंत उसको भेज सकता है, उसके लिए भी कोई दिन फिक्स नहीं है। ठीक होगा, पॉकेट वीटो भी अगर वो रखना चाहे तो अपने पास क्या करेगा, सुरक्षित रख देगा उसको, मतलब उसमें कोई भी डिसीजन नहीं देगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ठीक हो गया, जो राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां हैं वह किस में है, अनुच्छेद 111 में। ठीक हो गया, इनकी विधेयकों से संबंधित जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वह अनुच्छेद 111 में इसका क्या वर्णन है। आप इसको पूरी वीडियो डिस्क्रिप्शन पे देख लीजिएगा, राष्ट्रपति से संबंधित। उसके बाद है प्रश्न नंबर 28, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है, तो पहले ही बता दिया मैंने, 5 वर्ष क्या होती है इसका कार्यकाल होता है, और जो राज्यसभा होती है राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 29, भारतीय राष्ट्रगान की पूरी धुन को बजाने में कितना समय लगता है, तो इसका जो लगता है समय वह लगता है 52 सेकेंड। उसके बाद है प्रश्न नंबर 30, संविधान के किस उपबंध ने केंद्र सरकार को सेवा कर लगाने और उसकी व्याप्ति बढ़ाने का अधिकार दिया है, इनके उसके जो अधिकार दिया है वह दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन
सी यानी कि अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्ति, ठीक हो गया। इसमें क्या दिया गया है, यानी कि जो उसकी सेवा कर है उसको बढ़ाने का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 248 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध से संबंधित है, ठीक हो गया। तो आपातकालीन उपबंध से संबंधित होते हैं वह होते हैं अनुच्छेद, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 के तहत क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है और 360 के तहत लगता है वित्तीय आपातकाल। अन्य को देखते हैं, अनुच्छेद 32 जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, 5 प्रकार से रिट दायर करती है और 226 के तहत हाई कोर्ट रिट दायर करती है, हो गया। और जो 350 और 351 है यह किससे संबंधित है, भाषा से संबंधित है, यानी कि 351 में कहा गया है कि भाषा के विकास की बात करी गई है, हो गया। और 300 क्या कहते हैं 50 में कहा गया है कि राज्य की भाषा से संबंधित बात की गई। और अनुच्छेद 335, 336, 337 जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संबंधित आयोगों से। उसके बाद है अनुच्छेद 32, संसद सदस्य को देय वेतन और भत्तों का निर्णय किया जाता है, तो क्या इनकी इसका निर्णय जो किया जाता है वह किया जाता है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संसद के द्वारा, ठीक हो गया। संसद के द्वारा संसद के जो सदस्य हैं उनका वेतन और भत्तों का पर निर्णय लिया जाता है। नंबर 33 है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान करने का अधिकार किसके पास है, यह होता है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति, ठीक हो गया। जो संसद के सत्र को आहूत करता है, इनके सत्र को बुलाता है, वह भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और उसका सत्रावसान भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किसने अपनाई थी, ठीक है, हो गया। यानी कि किस राज्य के द्वारा सबसे पहले क्या की गई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाया गया था, तो यह अपनाया गया था राजस्थान, हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान के द्वारा कब अपनाया गया था इसे, 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर कब, 1959, ठीक हो गया। 1959 को क्या किया गया था, पहली बार नागौर जिला जो था राजस्थान का, यहाँ पर क्या किया गया था, पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज अपनाई, ठीक हो गया 1959 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 35, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लागू आपातकाल स्थिति के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक उपबंध निलंबित रहे थे, क्या जो संवैधानिक उपबंध है, हो गया, यानी कि आपातकाल के दौरान जो होते हैं वह हमारे मूल अधिकार जो होते हैं क्या हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और मूल अधिकारों में भी सिर्फ एक अधिकार ऐसा है जो स्थगित नहीं होता है, अनुच्छेद 21, ठीक हो गया। प्राण एवं देह जो स्वतंत्रता आती है अनुच्छेद 21 में, यह स्थगित नहीं होता है। इसके अलावा और सारे मूल अधिकार क्या हो जाते हैं, हमारे स्थगित हो जाते हैं आपातकाल की स्थिति। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 36, इस आयु तक के बच्चों को किसी खान कारखाना में काम पर नियुक्त करने की मनाही है, ठीक हो गया। यह है 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लाया जाता है, ठीक हो गया। यह संसद के किसी भी सदन में लाया जाता है, किस पर, राष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति पर होता तो तब क्या होता है, यह सिर्फ पहले किस में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक हो गया। राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में यह क्या किया जाता है, लाया जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, प्रश्न नंबर 38 में है, भारत में वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक हो गया। 2016 का है, तो उस टाइम जो थे वह कौन थे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उस टाइम के हिसाब से सुमित्रा महाजन। और जो वर्तमान में है ओम बिरला, हो गया। ओम बिरला क्या है, वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर यानी कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। उसके बाद है 39, शिक्षा के मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों की शिक्षा के लिए प्रबंध हेतु वाद्य हैं, कौन वाद्य हैं इसमें, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाए, राज्य एवं माता पिता, ठीक हो गया। राज्य और माता पिता क्या हैं, वाद्य हैं। यह हमारा जो शिक्षा का अधिकार है यह हमारे संविधान में
मूल अधिकार के तहत किसमें रखा गया है? सन 2002 के बाद इसको अनुच्छेद 21 के क में रखा गया। ठीक हो गया। 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए क्या है? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 40। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितने स्पोक्स यानी कि तीलियां होती हैं? तो ये होती है कितनी? 24। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कम से कम कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर कौन है? ठीक हो गया। यानी कि तीनों रक्षा सेनाओं का जो कमांडर होता है वो होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 43 है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, जब संसद की संयुक्त बैठक होती है इसकी अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। ठीक हो गया। और संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको बुलाता है कौन? राष्ट्रपति। और इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा। प्रश्न नंबर 44 है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? ठीक हो गया। इनकी राज्यसभा की अध्यक्षता। तो जो राज्यसभा होती है उसका जो अध्यक्ष होता है यानी कि सभापति होता है वह उपराष्ट्रपति। ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 45 है, नीति आयोग है एक क्या है? नीति आयोग जो है वह एक असंवैधानिक क्या है? निकाय है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। नीति आयोग की स्थापना जो हुई थी वह 2015 से हुई थी। ठीक हो गया। और इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। पहले नीति आयोग को क्या कहा जाता था? योजना आयोग। ठीक हो गया। इसी योजना जो 5-5 साल में के आती थी योजना आयोग आती थी, अब इसको योजना आयोग को बदल करके क्या बना दिया? 2015 से इसे नीति आयोग बना दिया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 46, राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्ष संबंधित है। ठीक हो गया। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह प्रत्यक्ष रूप से किससे? प्रस्तावना से क्या है? संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 48, क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकता है? ठीक होगी। तो जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्री विशेष को हटा सकता है, लेकिन उसको किसकी सलाह लेनी होती है? वह प्रधानमंत्री की सलाह पर ऐसा कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक हो गया। जो राष्ट्रपति होता है वह मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। ठीक हो गया। तो उनको हटाने का काम भी राष्ट्रपति ही करता है, किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर, यानी कि उसकी सलाह। प्रश्न नंबर 49, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होता है? तो देखते हैं, राज्यसभा को दूसरा अध्यक्ष चुनना पड़ता है। बी है, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। उसके बाद है, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये भी गलत है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। ठीक हो गया। यानी कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनता है तो क्या हो जाता है? उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वह क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी जो उपराष्ट्रपति का पद बाहर ग्रहण करता है वह कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट यानी कि चीफ जस्टिस करता है। ये सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ऐसा करता है। फिर उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन संविधान न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं? ठीक हो गया। इनकी विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है कह रहा है। तो देखते हैं, यह स्वतंत्र एवं मुक्त है। ठीक हो गया। जो न्यायपालिका है वह स्वतंत्र भी है और मुक्त भी। बी है, यह संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। तो क्या, यानी कि जो अंतिम व्याख्याकार है वह कौन है? सुप्रीम यानी कि न्यायपालिका है। और सी है, यह एकल समन्वित तंत्र है। और डी है, यह सर्वोच्च विधि
निर्मात्री संस्था है। ठीक हो गया, यानी कि विधि का निर्माण जो करता है वो कौन करती है? संसद करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक हो गया, न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है कह रहा है, तो नहीं है यह कि यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 51, वित्त के संदर्भ में संविधान ने, ठीक हो गया, संविधान ने क्या है कि राज्यों के अनुकूल बंटवारा किया है। दूसरा है केंद्र के अनुकूल बंटवारा किया है। सी है बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। और डी है केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवारा समान रूप से किया है। ठीक हो गया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया गया। प्रश्न नंबर 52 है, भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायित्व है, यानी कि जो मतदाताओं का पंजीकरण करवाया जाता है भारत में वह निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 है, भारत का संघ है, क्योंकि यानी कि भारत का संघ किस किस से मिलकर बना है? तो देखिए, भारत के क्षेत्र का पर्यायवाची है। दूसरा है उन राज्यों को समाहित करना है जो संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं। सी है भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक होगा, डी में है केंद्र स्तर पर शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को इसमें क्या किया गया है? शामिल किया गया है कि भारतीय संघ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 54, एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए, यानी कि सभा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए और शस्त्र विहीन होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो हमें जो है अनुच्छेद 19 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में इसका क्या है? वर्णन किया गया है। ठीक हो गया कि हमें कितने प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें हम शांतिपूर्ण तरीके से, यानी कि बिना हथियार के हम शांतिपूर्ण तरीके से सभा कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका क्या है? सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 55 है, भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक हो गया, कौन करता है? तो देखते हैं, इसमें केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। ठीक हो गया। उसके बाद बी है कि किसी दशा में वापस नहीं ली जा सकती है। सी है राष्ट्रपति के आदेश से आपातकाल के समय वापस ली जाती है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, ठीक है, यानी कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल विधि द्वारा स्थापित, यानी कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है, ठीक है, यानी कि बढ़ाई जा सकती है, वापस ली जा सकती है। इसके द्वारा कानून के द्वारा, विधि के। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो क्या, अब इसमें पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। अगर इसमें पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है, तो यह होती है जब तक प्रधानमंत्री जो है वह लोकसभा में अपना विश्वास मत बनाए रखे। हो गया, अपना विश्वास मत बनाए रखेगा तो प्रधानमंत्री रहेगा। अगर उसने उसके प्रति अगर सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? हटना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है 57, यदि महालेखा परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो यह त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, यानी कि अपना त्यागपत्र यह किसको देगा? ठीक हो गया, तो जो महान्यायवादी होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? यानी कि 2016 तक क्या था? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 2016 तक कितना था? 1.5 लाख रुपया, यानी कि 1.5 लाख रुपया था। लेकिन वर्तमान में यह कितना है? 5 लाख रुपया। ठीक हो गया, राष्ट्रपति का। उसके बाद है प्रश्न नंबर 59, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक संबंधित है। तो हो गया, यह संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह लोक लेखा समिति से क्या है? इसका संबंध है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगी। संसद की जो लोक लेखा समिति है, यानी कि सबसे
महत्वपूर्ण समिति यानी कि सबसे शक्तिशाली जो समिति कही जाती है लोक लेखा समिति, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो संबंध वह लोक लेखा समिति से है। ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 60 है पंचायती राज प्रणाली अधिनियम है। ठीक हो गया। जो पंचायती राज प्रणाली अधिनियम उसका तात्पर्य क्या है, वह क्या है, वह एक सत्ता का क्या करती है, विकेंद्रण करती है, उसका विकेंद्रीकरण करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 61 भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता। ठीक हो गया। तो भारतीय संविधान में जो उल्लेख नहीं है वह मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं है, यानी कि मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोक लेखा समिति का उल्लेख है, लोकसभा के उपाध्यक्ष का उल्लेख है। ठीक हो गया। लेकिन मंत्रिमंडल का उल्लेख नहीं किया गया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 62 निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल को आदिवासी क्षेत्रों के संदर्भ में विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। तो जो विशेषाधिकार प्राप्त है वह प्राप्त है अनुसूची 6 के तहत 4 राज्यों को। ठीक है। कौन कौन से, मिजोरम, मेघालय, असम और त्रिपुरा। इन 4 राज्यों को क्या है, विशेष अधिकार, इन 4 राज्यों के राज्यपालों को क्या है, विशेष अधिकार प्राप्त है। लेकिन इसमें से किसको नहीं है, उड़ीसा को। ठीक हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह किसमें है, अनुसूची 6 में इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 63 निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति के आधार पर राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है। ठीक है। तो अगर भारत के आकस्मिक निधि से अगर राष्ट्रपति को धन निकालना होता है तो उसके लिए किसको उसकी संस्तुति लेनी अनिवार्य होती है, यह होती है राज्यसभा की। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 64 इस अनुच्छेद के द्वारा राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिषिद्ध किया गया है। ठीक हो गया। तो यह किया गया है अनुच्छेद 28। ठीक हो गया। यानी कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है हमारी अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। और स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 21 में क्या है, हमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक हो गया। यह अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका क्या है, वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद क्या है 15 में क्या है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ यानी कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूल, वंश के आधार पर से भेदभाव नहीं कर सकते। हो गया। और अनुच्छेद 35 में है कि हम मूल अधिकारों में क्या कर सकते हैं, इस परिस्थिति के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं। वर्णन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 65 कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कि जो सहकारी समिति है। ठीक हो गया। सहकारी जो समिति हैं संविधान के किसी संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया है। ठीक हो गया। तो इन सहकारी समितियों को 2011 में सम्मिलित किया गया था 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 97वें संविधान संशोधन 2011। ठीक हो गया। 2011 में इसको क्या किया गया था, शामिल किया गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 66 97वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया। ठीक हो गया। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में 9B जोड़ा गया। ठीक हो गया। 9B जोड़ा गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 67 संविधान निर्मात्री सभा को भारत का संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा था। यह लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा था। ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है संसद पर होने वाले खर्चे पर इसका नियंत्रण रहता है। ठीक हो गया। तो जो संसद पर होता है जो खर्च होता है उस पर जो नियंत्रण रहता है वह रहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। ठीक हो गया। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। प्रश्न नंबर 69 है गणतंत्र होता है। ठीक हो गया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, देखते हैं, केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, दूसरा है अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, तीसरा है संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, चौथा है राज्य जहां पर
अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक हो गया, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जहां पर वंशानुगत शासन न हो वह क्या होगा, गणतंत्र हो गया। प्रश्न नंबर 71 है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है। ठीक हो गया, तो जो लोकसभा है और राज्यसभा है, जो संयुक्त बैठक होती है, यह होती है संसद का सत्र शुरू होने, यानी कि जब संसद का पहला, जब लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, उस बैठक में संयुक्त बैठक, यानी कि संयुक्त बैठक जो आह्वान करता है वह राष्ट्रपति करता है। यानी कि राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दोनों सदनों में देता है, तो तब क्या करता है, अपना क्या करता है, संयुक्त बैठक करता है। और हर वर्ष क्या कहता है, हर वर्ष की जो पहली बैठक होती है उस टाइम भी जो राष्ट्रपति होता है वह संयुक्त बैठक बुलाता है, उस टाइम करता है राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देता है। हो गया, तो ये थे पॉलिटी के प्रश्न उत्तर। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ठीक हो गया, तो महात्मा गांधी की जो हत्या की थी वह की थी नाथूराम गॉडसे के द्वारा। यह 30 जनवरी 1948 को की गई थी। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा है, वह प्राचीन नाम क्या है जिससे पटना नगर को जाना जाता। ठीक है क्या, तो पटना नगर को जो जाना जाता था वह पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया, और जो कौशल है, कौशल जो था वह महाजनपदों में से श्रावस्ती इसकी क्या थी, राजधानी थी। ठीक हो गया, जो कौशल महाजनपद पड़ता था वह अभी के टाइम में वर्तमान में फैजाबाद, यानी कि यूपी में फैजाबाद जिला है, वहाँ का क्षेत्र पड़ता है। ठीक हो गया, और गया जो क्षेत्र है वह कहाँ, बिहार में। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 3, 1930 की प्रसिद्ध नमक यात्रा का नाम क्या था। ठीक हो गया, तो जो नमक यात्रा था थी यह शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से। ठीक हो गया, तो इसी नमक यात्रा को कहा गया है दांडी मार्च। ठीक हो गया, ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। और इसी में असहयोग आंदोलन है, जो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वह शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 से। ठीक हो गया, और नमक यात्रा जो दांडी मार्च है वह शुरू हुई थी 12 मार्च 1930 से। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी कहा जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो जाना जाता है वह जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां को, यानी कि अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। तो ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5, वंदे मातरम गीत। ठीक हो गया, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसके लेखक हैं। ठीक हो गया, तो यह लिखा गया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो हमारा राष्ट्रीय गान है क्या, जन गण मन, वह लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक हो गया, यानी कि स्वतंत्र भारत का पहला जो गवर्नर जनरल भारतीय था वह थे सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वप्रथम किसने कहा कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 8वां, मोहनजोदाड़ो को किस नाम से, यानी कि किस अन्य नाम से जाना जाता है, या उसका एक नाम है जो इस प्रकार है, उसे कहा जाता है मृतकों का टीला। ठीक हो गया, यानी कि माउंट ऑफ डेथ। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 9 है, शाहनामा किसकी कृति है। ठीक हो गया, जो शाहनामा लिखी गई है यह फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, शाहनामा फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 10 है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। ठीक हो गया, तो जो फतेहपुर सीकरी शहर बसाया है वह बसाया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था यह अंग्रेजों के मध्य और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था, और यह लड़ा गया था 1757 में। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 12वां है,
1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? ठीक हो गया। तो ग्वालियर में जो विद्रोह किया था झांसी की रानी ने, यह किया था तात्या टोपे के सहयोग से। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और जो नाना साहब ने 1857 की क्रांति में जिस स्थान से लड़ा था वह कानपुर से लड़ा था, और कुंवर सिंह ने आरा बिहार से, और बख्त खां के द्वारा दिल्ली से लड़ा गया था। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक हो गया। तो 1857 की क्रांति हुई थी, तब क्या किया था? नेतृत्व उसका किया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। ठीक हो गया। तो इन अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? इनको पकड़ करके इनको बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया था। ठीक हो गया। तो फिर वहां पर क्या इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक हो गया। रंगून जो पड़ता है अभी के टाइम में कहाँ पर है? म्यांमार में। ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, रंगून। प्रश्न नंबर 14, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो जो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम था वह था कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक हो गया। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना हुई थी 1885 में। 1885 में हुई है, और इसकी स्थापना मुंबई में हुई थी, और एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ठीक हो गया। तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो की थी, यह की थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। और जो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, यह ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, और दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, और केशव चंद्र सेन, ठीक हो गया, केसर चंद्र सेन के द्वारा जो की गई थी वह भारतवर्षीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक हो गया। पहले एक इसमें थे ब्रह्म समाज में ही थे, जो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में जिसकी स्थापना की गई थी, लेकिन बाद में इन्होंने ब्रह्म समाज छोड़ दिया गया था। उसके बाद इन्होंने एक अपना समाज बनाया था जिसे कहा गया भारतवर्षीय ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना की थी 1866 में इसकी स्थापना की, इसके द्वारा केशव चंद्र सेन के द्वारा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 17, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ठीक हो गया। तो चोल जो प्रशासन था वह कैसा था? ग्रामीण स्वायत्तता वाला था। ठीक हो गया। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ग्रामीण स्वायत्तता प्रशासन था। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना की, यानी कि इसका निर्माण करवाया था? तो यह करवाया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अत्यधिक पेपरों में पूछा भी जाता है, देख लीजिए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से इस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? ठीक हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह स्थित है, यह स्थित है लोथल, यानी कि जो लोथल पड़ता है गुजरात में पड़ता है। ठीक हो गया। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर उसके बाद है प्रश्न नंबर 20, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो यह 1857 में हुई थी, सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक हो गया। तो भारत में सबसे पहला जो विश्वविद्यालय है वह है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 21 है, 9 अगस्त 1942 को शुरू होने वाली भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की अन्य कौन सी सनसनीखेज कार्रवाई 9 अगस्त को की गई? ठीक हो गया। यानी कि 9 अगस्त 1942 के अलावा एक कार्रवाई और हुई थी, यानी कि 9 अगस्त 1925 को। ठीक हो गया। 9 अगस्त 1925 को दूसरी एक कार्रवाई और हुई थी। यह कार्रवाई क्या हुई थी? काकोरी कांड। ठीक हो गया। काकोरी कांड हुआ था, यानी कि इसमें क्या किया गया था? भारत में चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, और अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहड़ी, इन अनेक स्वतंत्रता सेनानियों, संग्राम सेनानियों के द्वारा क्या किया गया था? एक ट्रेन लूट लिया गया था, यानी कि अंग्रेजी खजाने को लूट लिया गया था। कब? 9 अगस्त 1925 में। उसके बाद है
प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन तथा सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? ठीक हो गया। तो भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में जो था, ईश्वर के प्रति निजी प्रेम था, ठीक हो गया, और रहस्यवादी था, और तीर्थ स्थानों की यात्रा पर इनने बल दिया था, लेकिन मूर्ति पूजन का इनने क्या किया था, खंडन किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 23 है, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था। ठीक हो गया। तो अलग मुस्लिम राज्य का जो समर्थन किया था, इनने किया था 1940 के लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 24 है, रणथंभौर क्या है, क्या था? तो रणथंभौर जो है वह क्या है, एक किला है। ठीक हो गया। यह राजस्थान में पड़ता है, रणथंभौर का किला। ठीक है। तो यह ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक राजपूत दुर्ग है। प्रश्न नंबर 25 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ठीक हो गया। तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वह थे विवेकानंद, और इनके गुरु का जो नाम था वो था रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद के गुरु का नाम। और जो राजा राम मोहन राय हैं, इनके द्वारा ब्रह्म समाज की क्या की थी, स्थापना की गई थी 1828 में। प्रश्न नंबर 26 है, महात्मा बुद्ध को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति जो नहीं हुई थी वह हुई थी बोध गया। ठीक हो गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, इनकलाब का नारा किसने दिया गया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था, यह दिया था भगत सिंह के द्वारा। ठीक हो गया। और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो नारा दिया गया था, उनके द्वारा कहा गया था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूंगा। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हो गया। और महात्मा गांधी ने जो नारा दिया था कि भारत छोड़ो। ठीक हो गया। भारत छोड़ो का नारा दिया था 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 28 है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ठीक हो गया। तो लोधी वंश का संस्थापक जो था वो बहलोल लोधी था। ठीक हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और लोधी वंश का अंतिम जो शासक था वह था इब्राहिम लोधी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 29, माप तोल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? ठीक हो गया। तो जो माप तोल की व्यवस्था थी यह लागू हुई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम बिहार में स्थित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाले भारतीय शासक कौन थे? तो जो मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण हुआ था उस टाइम जो भारतीय शासक था जिसने उनका सामना किया था वह थे राजा जयपाल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? तो जो कनिष्क के दरबार में चिकित्सक था वह चरक था। ठीक हो गया। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 33 है, राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ठीक हो गया। तो जो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा प्रसिद्ध मंदिर जो स्थापित किया गया था यह एलोरा है, एलोरा मंदिर। ठीक हो गया। और जो अजंता है यह वाकटाक सम्राटों के द्वारा क्या किया गया था, अजंता की गुफाओं का निर्माण किया गया था। और खजुराहो के मंदिर का जो निर्माण किया गया था वह चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। और महाबलीपुरम का जो निर्माण किया गया है यह किया गया था पल्लव राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 34, सती प्रथा के विरुद्ध कदम किस मुगल शासक ने उठाया था? तो सती प्रथा के विरुद्ध जो कदम उठाया था यह उठाया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ठीक हो गया। तो सबसे जो प्राचीनतम इनमें से जो राजवंश है वह है नंद वंश। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक हो गया। तो जो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था यह कराया था नरसिंह देव के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसने
स्वशासन यानी कि होम रूल आंदोलन शुरू किया था। तो भारत में होम रूल जो आंदोलन शुरू किया था यह किया था एनी बेसेंट के द्वारा। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 38 है, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? ठीक हो गया। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने जो हराया था वह हराया था इब्राहिम लोदी को। ठीक हो गया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक हो गया। इब्राहिम लोदी ही क्या था? अंतिम शासक था लोदी वंश का। ठीक हो गया। और सल्तनत काल का एकमात्र ऐसा शासक था जिसकी मृत्यु क्या हुई थी? युद्ध के मैदान में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 39, किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी? तो हो गया। तो दांडी यात्रा जो की थी वह की थी 12 मार्च 1930। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 40 है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो यह था राष्ट्रकूट वंश का शासक। ठीक हो गया। तो ऑप्शन सी का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 41 है, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था? तो जो मोहम्मद गौरी था इसने तराई के द्वितीय युद्ध में किसको हराया था? मोहम्मद गौरी को हराया था। हो गया। और तराई के प्रथम युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। इनकी पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था मोहम्मद गौरी से, लेकिन द्वितीय युद्ध में क्या किया था? इसने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया। ठीक हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 42 है, अलाउद्दीन ने देवगिरी पर विजय किस वर्ष प्राप्त की थी? तो देवगिरी पर विजय इसने प्राप्त की थी सन 1296 में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? तो उस टाइम वहां का जो शासक था वह था रामचंद्र। ऑप्शन सी का सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 44 है, जहांगीर ने किस कलाकार को नासिर उल उसकी उपाधि दी थी? तो जो जहांगीर ने उपाधि दी थी वह दी थी उस्ताद मंसूर को। ठीक हो गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 45 है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का अनुवाद फारसी में किसने किया था? तो इसका अनुवाद जो फारसी में किया था वह किया था मौलाना शहरी के द्वारा। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 है, मत्स्य पुराण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन हर्यक वंश का शासक नहीं है? ठीक हो गया। तो हर्यक वंश का शासक इसमें से नहीं है काकवाण। ठीक हो गया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह है शिशुनाग वंश का। हो गया। यह है शिशुनाग वंश। ठीक ओके। प्रश्न नंबर 47, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। ठीक हो गया। तो इसके संस्थापक जो थे वह थे सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक हो गया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो की थी 1924 में की थी। कहाँ पर? कानपुर में। ठीक हो गया। कानपुर में इसकी स्थापना 1924 में की थी। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। प्रश्न नंबर 48, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के रूप में हुई थी? ठीक हो गया। तो अमीर शिकार के रूप में जो हुई थी रजिया के शासनकाल में वह हुई थी बलबन की नियुक्ति। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 49, कैप्टन हाकिन्स भारत में किस राजा के दरबार में आया था? ठीक हो गया। तो यह आया था जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50, विश्व में सर्वप्रथम विधि संहिता बनाने वाले राजा था। ठीक हो गया। यानी कि जो विधि संहिता बनाई थी यह बनाई थी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक हो गया। यह मुरावी के द्वारा विधि संहिता बनाई थी। ठीक हो गया। विश्व में सर्वप्रथम। प्रश्न नंबर 51, गुलाबों की लड़ाई हुई थी। तो गुलाबों की लड़ाई जो हुई थी वह हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, भारत की प्राचीनतम सभ्यता के लिए सिंधु सभ्यता का नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? ठीक हो गया। तो इसका नाम जो सबसे सर्वप्रथम दिया था वह दिया था मार्शल के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 53 है, हर्षवर्धन का पुत्र था।
हर्षवर्धन का जो पुत्र था वह था प्रभाकर वर्धन। ठीक हो गया, यह किसका पुत्र था? हर्षवर्धन का था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, किस वृक्ष के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति शाल वृक्ष के नीचे हुई थी। इसको ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 55 है, लौह एवं रक्त नीति का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक हो गया, तो रॉ और रक्त की नीति जो अपनाई थी वह अपनाई गई थी बलवन के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था किसने लागू की? तो जो सांकेतिक मुद्रा व्यवस्था लागू की थी यह की थी मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57 है, अकबरनामा के कितने खंड हैं? तो अकबरनामा के जो खंड है वह है 3। ठीक हो गया, 3 इसके खंड है। और जो अकबरनामा है यह लिखी गई है अबू फजल के द्वारा। अबू फजल के द्वारा क्या लिखी गई है? अकबरनामा लिखी गई है। हो गया अबू फजल के द्वारा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 58, लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा का मुख्य स्थापत्यकार कौन था? ठीक हो गया, तो इस इमामबाड़ा का जो स्थापत्यकार था यह था किफायत उल्लाह। ठीक हो गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 59 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने दिया था? ठीक हो गया, तो यह जो चार्टर दिया था यह दिया था एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक हो गया, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, बंगाल विभाजन किस वर्ष समाप्त किया गया था? ठीक हो गया, तो बंगाल विभाजन समाप्त किया गया था 1911 में। ठीक हो गया, 1911 में। और फिर जो दिल्ली राजधानी बनाई गई थी वह बनाई गई थी 1911 में। 1912 में क्या किया गया था? दिल्ली को राजधानी बना दिया। प्रश्न नंबर 61 है, पूना के चापेकर बंधुओं ने इस अंग्रेज की हत्या की थी? तो यह की थी कर्नल रैंड की। हो गया, कर्नल रैंड की क्या की थी? हत्या की थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 62, प्रश्न नंबर 62 है, चोरी चौरा कांड के समय भारत के वायसराय कौन थे? ठीक हो गया, तो उस टाइम जो भारत में वायसराय थे वह थे लॉर्ड रीडिंग। ठीक हो गया, लॉर्ड रीडिंग क्या थे उस टाइम? वायसराय थे। और जो चौरा चौरी हत्याकांड हुआ था वह हुआ था 4 फरवरी 1922 को। हो गया, 1922 को हुआ था। इसमें क्या किया था? 22 जो वहाँ पर थाने थे उनको सभी को क्या किया गया? 22 पुलिस वालों को थाने में ही जला दिया गया। उसके बाद है प्रश्न नंबर 63, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है? तो यह जलियांवाला बाग जो है वह अमृतसर में है। हो गया, इस टाइम पे जो यह हत्याकांड हुआ था यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। ठीक होगा, 13 अप्रैल 1919 में हुआ। उसके बाद है प्रश्न नंबर 64, सिंधु सभ्यता का प्रसिद्ध नगर लोथल स्थित है। यह स्थित है गुजरात में। ठीक हो गया, यह क्या था? लोथल एक बंदरगाह था। प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भगवान महावीर के बचपन का नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न नंबर 66 है, एलोरा की गुफाएं स्थित है। एलोरा की जो गुफाएं स्थित हैं यह स्थित हैं महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 67 है, चारों वर्णों का प्रथम बार उल्लेख किस वेद में किया गया था? ठीक हो गया, जो 4 वर्ण हैं का जो उल्लेख किया गया था बार वह किया गया था ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा किया गया था? तो जो खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था यह चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख का उल्लेखक कौन था? यानी कि उल्लेखक कौन था? तो इसका जो उल्लेखक था वह था हरिसेन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान
वसुमित्र किसके समकालीन थे? तो यह समकालीन थे कनिष्क के। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कहा, यानी कि इससे संबोधित किया? यह किया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस सीरीज को आप पूरी देखिएगा और इससे अधिकांश आपको मिलते जुलते उसमें परीक्षा में क्या मिलेंगे, प्रश्न देखने को मिलेंगे।